नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश की आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को देश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस पर एक बार और तीखा हमला बोला और उन पर एक ऐसे अलोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व करने का आरोप लगाया जिसकी लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजय दिवस की पूर्व संध्या पर एक बयान में शेख हसीना ने यूनुस को फांसीवादी कहा और आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम और मुक्ति समर्थक ताकतों की भावना को तपाना है। आपको बता दें कि बांग्लादेश 16 दिसंबर को विजय दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाता है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और सत्तारूढ़ कांग्रेस नेताओं के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने वक्फ अतिक्रमणों पर अपनी रिपोर्ट को तपाने के लिए पूर्व राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अनवर मणिपति को रिश्वत देने का प्रयास किया था। दरअसल आपको बता दें कि सिद्धरमैया ने शनिवार को एक बयान में कहा कि मणिपति ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान विजेंद्र उनके घर आए थे और वक्फ संपत्ति अतिक्रमण रिपोर्ट के बारे में चुप रहने के लिए 150 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। वहीं इस बीच अनवर मणिपति ने रविवार को इस बात से इनकार किया कि विजेंद्र ने उन्हें ऐसी कोई पेशकश नहीं की, जबकि सिद्धरमैया ने कहा कि मणिपति द्वारा ऐसा आरोप लगाए जाने का वीडियो फुटेज मौजूद है और उन्होंने मांग की कि केंद्र इस मामले की सीबीआई जांच कराए। यूपी में संभल जिला प्रशासन ने भस्म शंकर मंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को पत्र लिखा है, जिसमें वहां एक कुआं भी शामिल है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद 1978 से बंद इस मंदिर को फिर से खोला गया है। उन्होंने कहा कि भक्तों ने मंदिर में आना शुरू कर दिया है और 24 घंटे इसकी सुरक्षा की जा रही है। वहीं इस बीच कुछ नफरती तत्वों द्वारा यह कहे जाने कि मुसलमानों के डर से इस मंदिर को 1978 में बंद कर दिया गया था, इस पर भी स्पष्टीकरण सामने आ रहे हैं। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थी, जिस पर धर्मेंद्र रस्तोगी और उनके बेटे ने खुद बयान दिया है। बयान के मुताबिक कहा गया है कि मंदिर हमारे कब्जे में है और ताला भी हमने ही लगाया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार के मंत्रिमंडल का रविवार को विस्तार किया गया। नागपुर में आयोजित समारोह में 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। भाजपा, NCP अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे के कई बड़े नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इनमें से 33 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, जबकि 6 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। 33 कैबिनेट मंत्रियों में से 16 भाजपा, 9 शिवसेना और 8 NCP से हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने राज्य मंत्रियों की लिस्ट में भी बड़ा हिस्सा बरकरार रखा है, जिसमें पार्टी से 3 विधायकों ने शपथ ली, 2 राज्य मंत्री शिवसेना से और 1 NCP से हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाएंगे। कल रविवार को महायुति के 39 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि महायुति के सहयोगी मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान उनके प्रदर्शन ऑडिट करने पर सहमत हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी मंत्रियों का प्रदर्शन ऑडिट कराने जा रहे हैं और ऑडिट में अगर यह पाया गया कि मंत्री सही काम नहीं कर रहे तो उस मंत्री पर पुनर्विचार किया जाएगा। हालांकि फडणवीस ने कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी पार्टी के मंत्रियों को 2.5 साल का समय मिलेगा और जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें तरक्की मिलेगी। भाजपा ने रविवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा EVM पर अपनी सहयोगी कांग्रेस के संदेह को खारिज करने वाले बयान को लेकर निशाना साधा। दरअसल PTI को दिए एक इंटरव्यू में EVM पर पूछे गए सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब संसद के 100 से अधिक सदस्य एक ही EVM का इस्तेमाल कर रहे हों और आप इसे अपनी पार्टी की जीत के तौर पर मना रहे हों, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि हमें ये EVM पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव के नतीजे उस तरह के नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। अब उमर अब्दुल्ला के इसी बयान को लेकर भाजपा के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस को घेरते हुए एक्स पर लिखा कि अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने
ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के जीतने पर ईवीएम अच्छी और हारने पर खराब नहीं हो सकती। मालविया ने कहा कि राहुल गांधी लगातार हारे हुए व्यक्ति की तरह दिख रहे हैं, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू होगा। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह किसानों की दुर्दशा और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को उजागर करने के लिए प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सोमवार को सुबह 11 बजे भोपाल में राज्य विधानसभा का घेराव भी करेंगे। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने रविवार को बताया कि यह 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। मणिपुर के काकचिंग जिले में अज्ञात हमलावरों ने 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद वहां भारी लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में पिछले साल 3 मई से चल रही हिंसा के बीच यह ऐसी पहली घटना है जब प्रवासी मजदूरों पर हमला किया गया। काकचिंग थाने के प्रभारी हरली प्रियो ने इस घटना की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि प्रवासी मजदूरों पर यह हमला शनिवार शाम करीब 5 बजे काकचिंग के वाबागई कीथल में स्थित पंचायत कार्यालय के पास हुआ। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों मजदूर एक प्राइवेट भवन के निर्माण का काम खत्म कर वापस लौट रहे थे। फिलहाल शवों को परिवार को सौंपा नहीं गया, क्योंकि रविवार होने के कारण कल शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इलाके में अभियान शुरू किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने काकचिंग जिले में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है। इसके अलावा उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं मणिपुर के काकचिंग जिले में बिहार के युवा भाइयों की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। आतंकवाद का यह कृत्य हमारे मूल्यों पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री ने हत्या की इस घटना को एक भयानक अपराध बताते हुए कहा कि यह राज्य को अस्थिर करने और अराजकता की ओर धकेलने के लिए एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। सीएम बीरेन सिंह के मुताबिक हत्या के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जरूरत पड़ने पर मामले को एनआईए को भी सौंप दिया जाएगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में पार्टी के सीएम पद के चेहरे पर जवाब दिया है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा तो एक ही है। हम अपने 70 के 70 चेहरे घोषित कर चुके हैं और वो कमल का फूल हैं। उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों पर भी बयान दिया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ के लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। अवैध प्रवासियों को दिल्ली से निकालने की जरूरत है। दिल्ली देशवासियों की है, लेकिन विदेशियों को यहाँ बसाने का काम आम आदमी पार्टी करती है। इसका जवाब उन्हें देना होगा। वोट बैंक के तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा था। उन्होंने कहा कि मैंने गृहमंत्री अमित शाह को दिल्ली में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर, खास तौर पर दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने पर एक चिट्ठी लिखी है। आतिशी के मुताबिक केंद्र की सरकार ने दिल्ली में खास तौर पर रोहिंग्याओं और अवैध प्रवासियों को बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में बसाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि संतुलन पर पहुंचना भारत और चीन दोनों के हित में है, लेकिन समस्या ये है कि हम अभी भी अल्पकालिक उपायों से जूझ रहे हैं और अभी अल्पकालिक उपाय तनाव कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त और सैनिकों की वापसी को लेकर एक समझौता हुआ, जो कि 4 साल से अधिक समय से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के जाने माने तबला वादक और ग्रैमी अवार्ड विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। वे 73 साल के थे और अमेरिका में रह रहे थे। उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद
सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार सुबह एक्स पर पीटीआई ने लिखा कि परिवार ने पुष्टि की है कि 73 वर्षीय जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में निधन हो गया है। अमेरिका के पब्लिक ब्रॉडकास्टर नेशनल पब्लिक रेडियो ने जाकिर हुसैन के परिवार का बयान छापा है। उस बयान में लिखा है कि एक शिक्षक के रूप में उनके काम ने अनगिनत संगीतकारों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वह एक सांस्कृतिक राजदूत और महानतम संगीतकारों में से एक के रूप में एक अद्वितीय विरासत छोड़ गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।